नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित लोहिया मुख्यालय कार्यालय में शारदा कॉरिडोर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने परियोजना की स्थिति पर चर्चा करते हुए इसके शीघ्र पूरा होने की आवश्यकता जताई ताकि इससे राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि इस परियोजना को समय सीमा के भीतर पूरी कर जनता को लाभ पहुंचाया जाए। रुड़की में दलित नेता योगेश प्रमुख पर हमले के बाद मामला अब तूल पकड़ चुका है। दलित समाज और विभिन्न संगठनों ने सिविल लाइंस कोतवाली का घेराव कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे में आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो आंदोलन तेज किया जाएगा। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन दलित संगठनों का आक्रोश स्पष्ट था। शुक्रवार को योगेश प्रमुख पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसके बाद वे गंभीर रूप से घायल हुए थे। मेरी उनके परिजनों से बेसिकली जो पीड़ित है, उनके भाई जो डॉक्टर हैं, उनसे लगातार वार्ता हो रही है। हमने उन अज्ञातों को आइडेंटिफाई करके 2 लोगों को कल रात अरेस्ट कर लिया। जो गाड़ी इस पूरे घटनाक्रम में इस्तेमाल हुई थी वो गाड़ी कब्जे पुलिस आ चुकी है। बाकी जो और लोग हैं उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हम करेंगे। हमारे सीओ रुड़की इस पूरे मामले को, उनके नेतृत्व में एक टीम बनी है जो पूरे मामले को लीड कर रही है और जल्दी हम उन सबकी अरेस्टिंग कर लेंगे। बाकी जो उनके परिजनों ने कुछ कंसर्न अपने शो किए हैं सुरक्षा को लेकर के, तो अभी स्थिति एकदम कंट्रोल में है। कहीं कोई विवाद या ऐसी बात नहीं है। भीड़ केवल अपनी आस्था या अपना एक अफेक्शन शो करने के लिए यहाँ पर आई थी, तो हम अलर्ट मोड में हैं। उत्तराखंड में युवाओं को उनकी रुचि के रोजगार से जोड़ने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, युवाओं की जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए सरकार पहली बार कौशल जनगणना कराने जा रही है। कौशल विकास समिति ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार की बढ़ती जरूरतों के बीच अब सरकार कौशल जनगणना से ये देखना चाहती है कि कितनी कौशल की जरूरत है और किस कौशल में कार्मिकों की ज्यादा रुचि है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पहले के समय में काम, साधन और संसाधन के चलते कौशल प्राप्त नहीं हो पाता था, जिसके चलते अब युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके, इसके लिए कौशल जनगणना कराई जा रही है। कितना महत्वपूर्ण है, ये पहली बार होने जा रहा है। देखिए, पहले के समय में था कि कम साधन है, संसाधन है, कौशल नहीं प्राप्त हो पाता था। अब ये सबको कौशल प्राप्त होगा। ये युवाओं के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का कौशल मिलेगा। हर प्रकार से वो स्किल होंगे, पारंगत होंगे, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। राजधानी देहरादून के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय नूनखेड़ा में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सांसद बंसल ने बताया कि महोत्सव देश भर में आयोजित हो रहा है, जिसमें हजारों युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रतियोगिताएं पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर तक आयोजित की जाएंगी और महोत्सव का समापन 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ होगा। सर, आज सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, क्या कुछ रहेगा? सांसद खेल महोत्सव पूरे देश भर में हो रहे हैं। 29 अगस्त से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुए। हजारों प्रतिभागियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं पूरे देश भर में। यहाँ पर भी हमारा जो प्रारंभ हुआ इसमें भी हजारों रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 21 सितंबर से प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई है, जिसका उत्तराखंड में, मेरे जिले में, देहरादून जिले में आज इसका उद्घाटन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। न्याय पंचायत स्तर की प्रतियोगिताएं ये होंगी, इसके बाद ब्लॉक लेवल पर होंगी, फिर जिला स्तर पर होंगी और 25 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी उद्बोधन से इसका समापन होगा। ठीक। प्रदेश के चौखटिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने इसे ऑपरेशन स्वास्थ्य नाम दिया है और सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कोरोना काल के बाद राज्य सरकार ने अस्पतालों का नवीकरण और डॉक्टरों की भर्ती की है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में समय लगेगा और इसे राजनीति से जोड़ना उचित नहीं है।
स्वास्थ्य इस राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय बनता है, पर्वतीय क्षेत्र है। और मुझे कहते हुए खुशी भी है कि कोरोना काल के बाद बड़ी संख्या में जिले के जो स्वास्थ्य केंद्र थे उनका उच्चीकरण भी हुआ है, वहाँ डॉक्टर्स की आपूर्ति भी की गई है। बड़ी संख्या में डॉक्टर बस आज भी रिक्त हैं। इस वर्ष भी MBBS कोर्स को पूर्ण करने के बाद जो लोग आएंगे, सरकार ने व्यवस्था बनाई हुई है कि उनको दूर दराज के क्षेत्रों में कुछ समय उनको अपना समय देना होगा। और हर वर्ष नियुक्तियाँ आती हैं, जो भी बैच निकल कर आते हैं उनको हम पहाड़ों की नियुक्ति देते हैं। तो भी बहुत से स्थानों पर अभी क्योंकि जो ब्लॉक मुख्यालय के CHC हैं उनमें अभी डॉक्टर की आपूर्ति की मांग है, सब जगह चल रही है। मैं आप सब चैनल के माध्यम से सभी जनता से अपील भी करना चाहूंगा कि 25 वर्ष बहुत बड़ा कालखंड नहीं होता है, खासतौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। धीरे धीरे सरकार हर क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं को दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है। और क्योंकि अगर किसी जिले के किसी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर जाए तो जिला मुख्यालय से जाते हैं और वहाँ डॉक्टर भेजे जा रहे थे, लेकिन इस प्रकार का माहौल वहाँ कांग्रेस के विधायक द्वारा बनाया गया। ठीक है, वहाँ के लिए और डॉक्टर व्यवस्था बन जाए, इसकी चिंता हम लोग करेंगे, लेकिन इसको राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहिए। सरकार निष्ठा के साथ, परिपक्वता के साथ स्वास्थ्य की सुविधाओं को दुरुस्त करने में लगी हुई है। उत्तराखंड स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर राज्य सरकार इसे रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाएगी। इस अवसर पर 3 और 4 नवंबर को देहरादून विधानसभा भवन में विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सत्र को गैरसैंण में आयोजित करने की मांग की, लेकिन CM धामी ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सत्र देहरादून में आयोजित करने का निर्णय लिया है। होना चाहिए और राज्य स्थापना दिवस तक ये चलना चाहिए। देखिए, हम लोग सभी की जो सुविधा है उसके अनुरूप ही काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को आना है, उनके अपने निर्धारित कार्यक्रम होते हैं, निर्धारित एक उनका सुरक्षा का भी एक वो होता है। उस सत्र में उनको भी हम सबका संबोधन करना है। इस दृष्टि से देहरादून भी चूँकि हमारी राजधानी है और यहाँ विधान भवन है, अच्छा उनका सत्र होगा, अच्छा उनका संबोधन मिलेगा। पूरे प्रदेशवासी कहीं ना कहीं जो 25 वर्षों की यात्रा है उस यात्रा को अनंत की ओर ले जाएंगे। हिंदुस्तान श्रेष्ठ राज्य बनेगा देश का, उसमें हमें राष्ट्रपति जी का भी, प्रधानमंत्री जी का भी सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रदेश में ग्रीन टैक्स को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमारा उत्तराखंड प्रदेश पूरे देश को और राज्यों को अच्छा पर्यावरण देता है, सभी देशवासियों को सहयोग करने की जरूरत है। वहीं CM की इस घोषणा के बाद संगठन और सरकार से जुड़े हुए राजनेता इसका समर्थन करने लगे हैं। सरकार में शामिल विधायक विनोद चमोली और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया और माना है कि उत्तराखंड प्रतिवर्ष अपनी जनसंख्या से 10 गुना अधिक लोगों की व्यवस्थाएं प्रदेश में जुटा रहा है। चाहे 4 धाम यात्रा हो या रूटीन में आने वाले पर्यटक, राज्य में प्रतिवर्ष 8 से 10 करोड़ लोग उत्तराखंड प्रवास पर रहते हैं और यहाँ के मूलभूत सुविधाओं का उपयोग करते हैं। ऐसे में अगर सहयोग स्वरूप एक छोटी सी धनराशि देकर प्रदेश के रखरखाव और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए यहाँ आने वाले दूसरे प्रदेशों के लोग भी करें तो इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। पूरे देश को, दुनिया को, भूमंडल को जहाँ अच्छा पर्यावरण देता है, अच्छी हवा, पानी, सभी प्रकार का हमारा 71% भूभाग यहाँ पर वनों से आच्छादित है। और राज्य में लोग आएंगे, पूरे देश भर से आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण में जो हमारा योगदान है, जो हमारी भूमिका है, उसमें सबका भी थोड़ा थोड़ा अंश सम्मिलित हो जाएगा। अपना एक अलग स्थान है, लेकिन पिछले दिनों बड़ी संख्या में हमारे यहाँ यात्रा बढ़ी है। यात्रा बढ़ती है तो मन संपदा है, पर्यावरण कहीं ना कहीं दूषित होने की संभावना रहती है। बड़ी संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड की दृष्टिकोण से चीजें रहती है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है और राजस्व की दृष्टि से भी राज्य के अंदर हम जहाँ वृक्षारोपण करते हैं, अनेकों पर्यावरण के कार्यक्रम चलाते हैं, तो बड़ी संख्या में धनराशि की आवश्यकता होती है। मैं मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करता हूँ कि बाहर से आने वाले ऐसे जितने भी दूसरे स्टेट के वाहन हैं उन पर ग्रीन टैक्स लगे। स्वाभाविक रूप से स्वतः ही आम नागरिक भी जो भारतवर्ष का उत्तराखंड में आना चाहता है वो उत्तराखंड को शुद्ध वायुमंडल, शुद्ध वातावरण में देखना चाहता है। उसमें सबका सहयोग रहेगा और सबके सहयोग से हम भविष्य के अंदर उत्तराखंड की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है
उसको बनाने में सक्षम होंगे। और मैं थोड़ा आपको पीछे को ले जाना चाहूँगा। जब 96-97 में यहाँ पर चेयरमैन था, तब शहरों में भी एंट्री टैक्स लगा था और देहरादून में कई जगह इस प्रकार के पॉइंट बन गए थे जहाँ से टैक्स वसूला जाने लगा था, बैरियर्स डाल दिए गए थे। बाद में उस समय एक थॉट आया था कि भाई हम जगह जगह लोगों को रोक रहे हैं, लोगों को दिक्कतें पैदा हो रही हैं। पैसा देना एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट क्षेत्र है तो जगह जगह अगर हम लोगों को रोकेंगे तो एक लोगों को दिक्कतें पैदा होंगी। तो उस समय एक थॉट आया था कि क्यों ना ऐसा करें कि पूरे प्रदेश में कोई एक एंट्री पॉइंट पर हम इस टैक्स को लगा दें। लेकिन उस समय हम उत्तर प्रदेश के हिस्सा थे तो उस समय वो बात हो नहीं पाई थी। आज मुझे लगता है ऐसी आवश्यकता महसूस हुई होगी कि जो हमारे क्षेत्र में जिस तरह से लोगों का जो आउटफॉल है, जिस तरह लोग आते हैं, तभी आप गौर कीजिए कि मात्र 1,25,00,000 के प्रदेश है और आज मेरे प्रदेश में लगभग 10 करोड़। जिला पूर्ति विभाग ने अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीएसओ के अग्रवाल ने बताया कि अब तक 3600 राशन कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं जो राशन कार्ड की पात्रता मानकों के खिलाफ पाए गए थे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत निर्धारित वार्षिक आय से अधिक होने पर राशन कार्ड धारकों को अपात्र माना जाएगा। ऐसे अपात्र राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड सुपुर्द करने के निर्देश दिए गए हैं। से अधिक 3600 से अधिक राशन कार्ड इस तरह के निकाले हैं और ये कार्य जारी है और लगातार कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि इसमें तेजी लाई जाए। तो हमारे क्षेत्र के सारे इंस्पेक्टर्स ARO क्षेत्र में घूम रहे हैं, फील्ड में जाके, बस्तियों में जाके कार्डों की जांच कर रहे हैं, पात्र अपात्र की जांच कर रहे हैं और कार्डों का सत्यापन भी कर रहे हैं। साथ ही जो है दूसरी प्रक्रिया हमारी एक ये भी है कि हम जो हमने अपनी दुकानों पे नई पॉज मशीन लगाई है और उसमें भारत सरकार के निर्देश पे परिवार के सारे सदस्यों की EKYC की जा रही है। यदि आप यहाँ रहते हैं तो आप अपना आधार कार्ड लेके संबंधित राशन की दुकान। देश भर में छठ महापर्व धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया और उत्तराखंड की खटीमा में भी श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। छठ घाट पूरी तरह से रोशन और सजाए गए थे। व्रती महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर सूर्य देव और छठ माता की पूजा अर्चना की। इस मौके पर खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने भी श्रद्धालुओं से मुलाकात की और क्षेत्रवासियों के सुख शांति की कामना की। ये हमारा छठ पूजा हमारे पूर्वांचल में बहुत बड़ा त्यौहार है। सबसे बड़ा त्यौहार यही है हम पूर्वांचल वालों के लिए। ये छठ पूजा का जो व्रत होता है ये हमारा 36 घंटे को होता है। ये व्रत हम अपने परिवार की सुख शांति के लिए और संतान प्राप्ति के लिए, अपने पति और बच्चों की दीर्घ आयु के लिए हम ये व्रत रखते हैं। ये जो हमारा छठ माह का पर्व है ये 4 दिन का होता है। पहले दिन हमारा होता है नहाए खाए, दूसरे दिन होता है खरना, तीसरे दिन होता है जो हम जाते हैं छठ घाट तो डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और चौथा दिन जो होता है वो हम जाते हैं और वहाँ पे उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं पानी में। लोग 4 बजे 5 बजे ऐसे करके जिसको संतान की प्राप्ति चाहिए होती है, जिसकी कोई भी मन्नत हो वो पूरा अपनी छठ माँ से मांगने के लिए वो 4 बजे 5 बजे पानी में, ठंडे पानी में खड़े हो जाते हैं। और इस छठ पूजा के पर्व को मनाते हुए हमें बहुत खुशी होती है, बहुत चाव से मनाया जाता है ये चीज़ हमारे वहाँ पर। बहुत खुशी देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है, मतलब अब मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है कि किस तरीके से मनाया जाता है पूरे यूपी बिहार और पूर्वांचल के इसमें। ये बहुत बड़ा हमारे लिए छठ पर्व जो है बहुत बड़ा है। आज छठ महापर्व है, पूरे हिंदुस्तान में छठ को बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है और हमारे खटीमा में भी चारों ओर छठ माई की कृपा है और चारों ओर छठ का पर्व मनाया जा रहा है। ये भगवान सूर्य की आराधना का त्यौहार है और सूर्य ही एक, हम जो देवताओं को पूजते हैं सूर्य जो है जो हमें प्रतिदिन हर व्यक्ति को, हर किसी को कुछ न कुछ लाभ जो दे रहे हैं वो सूर्य देवता दे रहे हैं। तो साक्षात सूर्य के पर्व है, इसको चार के साथ सब लोग मना रहे हैं और हम छठी माई से प्रार्थना करते हैं कि पूरे देश में, प्रदेश में, क्षेत्र में खुशहाली आए, सब समृद्धि आए, सब तरक्की करें, सब स्वस्थ रहें, सबके सब एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द के साथ रहें। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे जहां आस्था और भक्ति के महापर्व छठ पूजा की अनुपम छटा आज रामबाग गांव के समीप स्थित छठ घाट पर देखने को मिली। यह 4 दिवसीय पर्व नहाय खाए से शुरू होकर आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर सूर्यदेव से सुख समृद्धि, दीर्घायु और संतान सुख की कामना की। घाट पर हजारों व्रती जल में खड़े होकर भास्कर देव को नमन कर रहे थे, जो एक बेहद विहंगम दृश्य था। छठ पूजा देखिए, छठ मैया की पूजा और सूर्य देवता की उपासना का एक बहुत बड़ा पर्व है। पहले पूर्वांचल समाज के द्वारा इसे किया जाता था, लेकिन इस समय मैं देश की बात नहीं करूंगा बल्कि विदेशों में भी इस पर्व को मनाया जाता है। और छठ मैया जो है ये ब्रह्मा देवता की मानस पुत्री, और इसका शुरुआत सीता जी के काल से ही हुआ है। सीता जी ने किया था अपने बच्चों के लिए, लव कुश के लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है और सीता जी की पहली बार की थी। सीता जी अपने बच्चों के लिए की थी, लौ कुश जंगल में कहीं चले गए थे। सभी को छठ के इस छठ के त्यौहार के लिए हम लोग साल भर वेट करते हैं और ये ऐसा त्यौहार है जो अपने पूरे परिवार के सदस्यों को जोड़ के रखता है और इसमें बहुत बड़ी आस्था भरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक साक्षात छठ मैया का व्रत हम लोग सबके लिए करते हैं ना, बाल बच्चे के लिए, आदमी के लिए, पूरा परिवार के लिए 24 घंटा उपवास रहते हैं छठ मैया के इसलिए। लोक निर्माण विभाग और अल्मोड़ा जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे 2 दिवसीय जिले के दौरे पर हैं। प्रभारी सचिव ने पहले दिन विकास भवन में जिला योजना के साथ राज्य व केंद्र सेक्टर की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों द्वारा 7 माह बाद भी शून्य बजट खर्च करने पर प्रभारी सचिव ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इसके अलावा आधी अधूरी काटी गई सड़कों का कार्य पूरा न होने पर भी सचिव ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को शीघ्र कार्य पूरा करने की हिदायत दी है। प्रभारी सचिव ने कहा कि जिन ठेकेदार द्वारा कार्य करने में लापरवाही बरती जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सचिव ने सभी सेक्टर की योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही गड्ढा मुक्त अभियान को गंभीरता से लेते हुए सभी सड़कों को शीघ्र गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। मैं अल्मोड़ा जिले का प्रभारी सचिव होने के नाते यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ और इसमें डिटेल मीटिंग हुई। इसमें जिले के समस्त अधिकारी, जिलाधिकारी, सीडीओ, एडीएम सारे लोग यहाँ मौजूद थे। उसमें डिटेल विभाग वाइज समीक्षा की गई है। कुछ लोगों का खर्चा कम है, कुछ जीरो पे भी हैं। उस पर उन्हें कहा गया है कि ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि 7 महीने हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के भी कुछ ऐसे खंड हैं जहाँ पे काम अच्छा नहीं हो रहा है, डिले काफ़ी चल रहे हैं, उनको भी सख्त हिदायत दी गई है। इसके अलावा सबको ये निर्देश दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव देखते हुए प्रदेश के विकास के लिए, जनपद के विकास के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है विभाग उनका, उस पर फोकस करें और अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर करने का प्रयास करें। हम लोग जो वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न जनपदों में जाते हैं, हमारा काम ये है कि गाइड करना इनको, और जो इनकी समस्याएं हैं जो शासन स्तर पे जिसको रिजॉल्व किया जाना है, अगर उसमें कुछ गैप है तो हम लोग उसको टेकअप करके उसको रिजॉल्व करें। काफ़ी सारी सड़कें बीच में काटी गई थी, प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में उसको काट के कच्चा छोड़ा गया है। उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी कटी हुई सड़कें हैं उनका डामरीकरण का प्रयास किया जा रहा है। बजट क्योंकि लिमिटेड होता है तो सारी सड़कें एक बार में नहीं कर सकते, लेकिन प्राथमिकता हमारी यही है कि जो सड़कें कटी हुई हैं उनका डामरीकरण किया जाए। इसके अलावा जो सड़कें पहले से डामरीकरण जिनका हुआ था, अगर उनमें गड्ढे हैं या ख़राब हैं तो उनको रिपेयर का काम चल रहा है, उनमें गड्ढा मुक्त का काम किया जा रहा है। हमने सारे जिलाधिकारियों को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि वो भी अपने स्तर से सभी सड़कों का इंस्पेक्शन करा लें। अगर कोई सड़कें ऐसी हैं जिनमें गड्ढा मुक्त अभियान का काम नहीं किया गया है और उसमें होना चाहिए तो निश्चित रूप से उसमें भी काम। उत्तराखंड सरकार ने सोमवार देर शाम 16 आईपीएस और 8 प्रांतीय पुलिस सेवा यानी पीपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश दिया है। इस फेरबदल में प्रमुख जिलों जैसे नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया। विशेष रूप से प्रहलाद नारायण मीना को एसएसपी नैनीताल से हटाकर एसपी सतर्कता मुख्यालय भेजा गया और उनकी जगह मंजूनाथ टीसी को एसएसपी नैनीताल नियुक्त किया गया। इस कदम को राज्य में पुलिस कार्यप्रणाली को प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ो नारे के साथ चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान ने अब उत्तराखंड में भी जोर पकड़ा है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने इस अभियान में अनुसूचित जाति को जोड़ने के निर्देश दिए, जिसकी शुरुआत देहरादून से होगी। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस के अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि जनता कांग्रेस से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है और आगामी 2027 चुनाव में भाजपा की फिर से विजय निश्चित है। देखो, बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की ये सबसे पुरानी पार्टी है जिसने देश में सबसे लंबे समय तक राज किया है और आज उनको लोगों को जोड़ने के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है। इसका मतलब लोग उनसे जुड़े नहीं है और वो अपनी स्थिति को समझ रहे हैं कि हम ठीक है, मीडिया में ऊपर ऊपर हम बात करें लेकिन धरातल पर हम नहीं है। अब आज उनको अभियान चलाना पड़ रहा है कि हम लोगों को जोड़े, और मैं समझता हूँ जब तक वो जोड़ते जोड़ते तब तक अगले चुनाव निपट चुके होंगे। तो कांग्रेस कहाँ खड़ी है इसका अंदाज लगाया जा सकता है। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो रही है और हमारी हैट्रिक लगने जा रही है। कांग्रेस कोई भी तरीका अपना ले, लेकिन अब वो उत्तराखंड में सत्ता में आने वाली नहीं है। आज छठ पूजा के महापर्व के मौके पर बाजपुर के वार्ड नंबर 12 के निवासियों को नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते ने बड़ी सौगात दी। छठ पूजा के लिए लंबे समय से की जा रही घाट निर्माण की मांग पूरी कर दी गई। इस घाट का उद्घाटन आज छठ महापर्व पर अध्यक्ष गित्ते द्वारा किया गया। वार्ड नंबर 12 के सभासद राजदीप तिवारी ने बताया, इस घाट के निर्माण की मांग काफी समय से की जा रही थी और अब यह निवासियों के लिए एक नई सुविधा साबित होगी। आज छठ मैया घाट का वार्ड नंबर 12 भोना कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी में, भोना इस्लाम नगर कृष्णा कॉलोनी में जो है घाट का उद्घाटन किया गया है। और ये मांग थी मोहल्ले वासियों की, क्योंकि यहाँ से छठ घाट बहुत दूर पड़ता है चीनी मिल का। तो इनकी मांग को देखते हुए मेंबर साहब ये सब लोग हमारे पास पहुँचे, तो हम लोगों ने तय करा कि यहाँ पर जो है एक घाट बनाया जाए और बहुत सुंदर घाट बना है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि समय इसी घाट का है कि लोग, ये एक तो ट्रैफिक से हर चीज से दूर है और यहाँ पर हर सुविधा है, पानी भी साफ है, सुथरा पानी है और अच्छा है, और माताओं बहनों के बैठने की, पूजा करने की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा घाट बना है। मैं अपने सभासद को और उनके साथ साथ अपने अधिशासी अधिकारी हैं, हमारे जेई हैं और मेन हमारे मुख्यमंत्री धामी द्वारा प्रदेश भर में राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर इस अवसर को रजत जयंती के रूप में मनाने के लिए निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश के विकास की लंबी उड़ान व लंबी ऊर्जा के साथ बढ़ने के लिए राज्य गठन के अवसर को राज्योत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि रजत जयंती के अवसर पर आगामी 3 और 4 नवंबर को विशेष सत्र का आयोजन किया जाना है, जिसमें संबोधन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी आना निश्चित हुआ है। साथ ही जिस प्रकार से पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव, उसको मद्देनजर रखते हुए पीएम का दौरा भी रजत जयंती के अवसर पर होगा, जिससे इस अवसर पर उनके द्वारा उत्साहवर्धन व प्रेरित भी किया जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के मन में उत्तराखंड बसता है, इसलिए उनका आना प्रदेश को प्रेरणा प्रदान भी करेगा। दिसंबर में आप क्या चीज में प्रधानमंत्री जी क्या आ रहे हैं सर, जिस तरह से रजत जयंती के मौके पर आएंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस वर्ष हमारे राज्य का राज्य स्थापना का 25 साल पूरा हो रहा है और राज्य की रजत जयंती वर्ष ये हमारा वर्ष है। इसको रजतोत्सव के रूप में हम सब आगे के लिए एक लंबी उड़ान, लंबी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय भी आ रही हैं और उनका भी कार्यक्रम हमारा 3 और 4 तारीख को राज्य के अंदर रहेगा। विधानसभा का जो संयुक्त अधिवेशन, हमारा अधिवेशन होगा, उसको भी वो संबोधित करेंगी। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे इस रजतोत्सव में शामिल होकर हम सबका एक तरह से उत्साहवर्धन भी करेंगे, हम सबको प्रेरित भी करेंगे और उनका देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है। उनके दिल में उत्तराखंड बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में श्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं, इसलिए उनका आना हमेशा से हमको उत्साह भी देता है, हमको प्रेरणा भी देता है और आगे काम करने के लिए और ताकत भी प्रदान करता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।